बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। FATF के हवाले से आपके साथ एक ब्रेकिंग न्यूज़ आज शेयर करेंगे, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। यूं तो वजारत कानून ने आज एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की और इसमें उन्होंने बताया कि FATF के दिए गए नुकात में से कितने पे कंप्लाइंस हुई है, कितनी लेजिस्लेशन हुई है। लेकिन हमारी आज की स्टोरी ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिद ने हमें किस तरह FATF जैसे बड़े फोरम पर मुश्किल में हमें डाल दिया है इनकी जिद ने। और इस हवाले से FATF ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया है और इस हवाले से हुकूमत ने एक हंगामी बुनियादों पर फैसला किया है जो अगले हफ्ते में इस पर इम्प्लीमेंटेशन होती नज़र आएगी। तो मामला कुछ यूँ है कि सबसे बड़ा जो मसला इसमें लेजिस्लेशन में अपोजिशन की जानिब से जो रुकावटें डाली गई, मनी लॉन्ड्रिंग के जो कवानीन थे, ख़ास तौर पर माजी में क्या होता रहा, मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन ही नहीं बने बरसों दहाइयों, क्योंकि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती रही। और किन जमातों ने पाकिस्तान में हुकूमत की और इनके दौर में कवानीन जो हैं वो नहीं बन सके। मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा कानून था म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस। पनामा JIT दीगर ममालिक से रब्ते करती है, उनसे डाटा मांगती है, तो वो ममालिक कहते हैं जी आपका तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट ही नहीं है हमारे साथ। एग्रीमेंट कैसे होता, कानून ही नहीं था। वो कानून सालों से बरसों से फाइलों में पड़ा हुआ था, उसकी जो ड्राफ्ट था। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो अपना एक वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब की सूरत में लाती है। फ़रोग़ नसीम साहब आते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, 2 महीनों के अंदर अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो कानून है उसका ड्राफ्ट जो है उसको दोबारा से तैयार करते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं, अपोजिशन वो पास नहीं होने देती। अब पता नहीं जेहन में क्या खदशात थे, वो पास नहीं होने देती। फिर FATF कहती है ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कानून होना चाहिए। उसके बाद FATF की डेडलाइन आ जाती है, फिर भी रोड़े अटकाए जाते हैं, हत्ता कि डेडलाइन सर पर आन पहुंचती है। फिर होता यह है कि अपोजिशन को साथ बिठाना पड़ता है और इनकी नुमाइंदगी होती है फ़ारूक H नाइक साहब की सूरत में पीपल्स पार्टी से, शहरी रहमान साहिबा की सूरत में पीपल्स पार्टी से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वज़ीर कानून और शहजाद अकबर साहब बैठते हैं। तो इसमें जी लेजिस्लेशन पे फिर बातचीत शुरू होती है। ये उसमें रुकावटें डालने शुरू कर देते हैं कि जी नहीं ये फ़लाँ चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनको समझाया जाता है कि इस तरह ना करें, ये FATF की रिक्वायरमेंट है। फ़रोग़ नसीम साहब इनकी मिन्नतें करते हैं, शहजाद अकबर इनकी मिन्नतें करते हैं कि FATF ने जो कहा है वो ये पॉइंट्स हैं। ये कहते हैं जी नहीं, वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं। इन्होंने अपनी ज़िद पर हुकूमत से वो 2 पॉइंट्स पे जो FATF की रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक नहीं होने दिए। हुकूमत क्या करती, क्योंकि सर पर डेडलाइन आन पहुंची थी और लेजिस्लेशन इन्होंने कैसे इसमें रुकावटें डाली वो आपके सामने हैं। तो 2 पॉइंट्स ये थे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के कानून में। एक ये था कि सेंट्रल अथॉरिटी बननी थी। ज़ाहिर है एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जब मुआहिदा होना है तो बैरून मुल्क वाले पूछते हैं ना कि आपकी जानिब से फिर कौन हमसे रब्ता करेगा। तो कानून में लिखा हुआ था सेंट्रल अथॉरिटी। वो सेंट्रल अथॉरिटी जो है उसमें असूली तौर पर सेक्रेटरी दाखिला को होना चाहिए था, यानी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला। इन्होंने कहा नहीं जी नहीं, सूबों के होम सेक्रेटरीज भी डालें। फ़रोग़ नसीम साहब इनको समझाते रहे कि इस तरह ना करें, ये हमें नुकसान हो जाएगा। इन्होंने कहा नहीं जी, सूबों के जो होम सेक्रेटरीज हैं वो डालें। शायद इनके जहन में खदशा था कि जी सिंध की हुकूमतें भी हमारे पास रहनी है, पंजाब की हुकूमत भी हमारे पास रहनी है, तो इस तरह हमारी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पर होगी, अपना सोचा हो शायद। लेकिन इन्होंने कहा नहीं ये करेंगे तो हम मानेंगे। फिर क्या करते, आगे डेडलाइन आन पहुंची थी तो फिर इन्होंने फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर साहब ने कहा ठीक है जी, इन्होंने सूबों के होम सेक्रेटरीज के नाम भी डाल दिए, यानी उनके ओहदे डाल दिए। FATF ने इस पर एतराज़ लगा दिया कि जी नहीं इस तरह नहीं हो सकता, तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या था, इन्होंने कहा जी जो मुल्जिम है उसको नोटिस देंगे पहले आप, फिर दूसरे मुल्क से मदद मांगेंगे, दूसरे मुल्क को तब आप लिखेंगे। तो इनको बताया गया हुकूमत की जानिब से कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट होता है इसमें, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी, उसका स्पिरिट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी नहीं, एक्यूज को नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखेंगे।
इसमें जी वो एक्यूज्ड को नोटिस देने की शिक इनके कहने पर डाल दी गई। FATF ने कहा जी ऐसे नहीं हो सकता, उस पर एतराज कर दिया। फिर क्या हुआ, इनके कहे हुए इनके मुतालबे पर ये दोनों पॉइंट्स जैसा इन्होंने कहा करके भिजवा दिए, उस पर एतराज लग कर आ गया। अब टेंशन ये है, जाहिर है आगे FATF का इजलास इसी महीने में होना है। ये तो वो थी जो डेडलाइन गुजर चुकी थी, इसके बावजूद चले हमें कुछ मोहलत मिल गई है। इस मामले पे फरोग नसीम साहब ने मामले की संगीनी को भांप लिया। मामले की संगीनी को भांप कर उन्होंने जो काबीना कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव केसेस जो थे उसका इजलास फौरी तौर पे बुलाया, इसको डिस्कस किया, उसकी मंजूरी दी और अब ये आने वाले हफ्ते में इस बात का इम्कान है काबीना के इजलास में इसकी मंजूरी हो जाएगी। उसके बाद ये मामला पार्लियामान में जाएगा, क्योंकि पहले पार्लियामेंट में ये सिचुएशन थी कि सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद चूंकि बहुत कम थी, इनकी हुकूमत की तादाद बहुत कम थी, ट्रेजरी बेंचेस की नंबर्स कम थे, तो अपोजिशन ब्लैकमेल करती थी। इस मरतबा सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन अब मामला ये है कि उनकी उस जिद की वजह से अब ये फौरी ये करके ये लेजिस्लेशन करनी पड़ रही है। तो कुल 14 कवानीन थे जो मौजूदा हुकूमत ने, बल्कि फरोग नसीम साहब की क़ियादत में जो एक टीम थी कानूनी, उन्होंने ये लेजिस्लेशन की है। इसमें 11 कवानीन वफाकी नौइयत के थे, 3 कवानीन जो हैं वो सूबाई डोमेन में आते हैं। इन जो MER म्यूचुअल एवेल्यूएशन रिपोर्ट है, इसके कुल 40 पॉइंट्स हमें दिए गए थे, उसमें 31 पर अमल दरामद जो है वो कर लिया गया है। जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से 27 पॉइंट्स दिए गए थे, इनमें से 24 पर अमल दरामद जो है वो कर लिया गया है। तो अब जो कंप्लायंस का असल मामला रह गया है, बाकी बहुत बड़े पैमाने पर चीज़ों को लार्जली एड्रेस किया गया है। बस अब चीज़ें पार्शली जो एड्रेस हैं उनमें कंप्लायंस के इश्यूज हैं। ज़ाहिर अदालतों में केस हैं, अदालतों में केसेस के हवाले से फेयर ट्रायल है, हमारा आईन पाकिस्तान ये देता है फेयर ट्रायल का हक, किसी के साथ ज्यादती तो नहीं हो सकती, और उसमें ज़ाहिर वक्त लगता है। फिर FATF में कुछ पॉलिटिकल एक मामला भी है, कुछ ममालिक हमारे दुश्मन भी आर्म ट्विस्टिंग भी करना चाहते हैं, लॉबिंग भी कर रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी जब हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े हो गए। ब्लैक लिस्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी दूर हो गए, लेकिन ग्रे लिस्ट की तलवार लटक रही है। ग्रे लिस्ट में से निकलने का जो तरीक़ाकार है वो यही है कि जो दिए गए पॉइंट्स हैं उन तमाम पर मुकम्मल, यानी उनको लार्जली एड्रेस करना पड़ता है। और ये देखें कि 2 पॉइंट्स जिस तरह के ये पाकिस्तान के इल्म में थे, ये हुकूमत के इल्म में थे, लेकिन अपोजिशन नहीं मान रही थी, उसकी वजह से अब ये टेंशन जो है सामने आ गई। लेकिन इस बात का इम्कान है, होपफुल है वजारत कानून भी, हुकूमत भी, कि इंशाल्लाह इनको एड्रेस कर लिया जाएगा। और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से और अब जो नए कवानीन बने हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से, अगरचे पाकिस्तान गुज़श्ता 2-3 साल से ग्रे लिस्ट में, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है किसी मुल्क के लिए टेंशन का बायस ज़रूर होती हैं, लेकिन ऐसे कवानीन अल्हम्दुलिल्लाह बन गए हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान को फ़ायदा देंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिशियंस ने मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन नहीं बनने दिए, बन गए तो अमल दरामद नहीं होने दिया, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के नहीं बनने दिए। चलें FATF के बहाने ये कानून बन गए, अब इन पर अगर इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे अंदाज में हो जाती है तो इसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।